लिखना चालू करें। लिखना चालू करिएगा। लिख लीजिएगा एक बार। पहले 30-40 मिनट हिस्ट्री की बात करेंगे कि वास्तव में लाइट आज हम जो जिस जानकारी तक पहुंचे हैं उसके पीछे क्या क्या किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो 30-35 मिनट तो ये बात करेंगे जिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। फिर धीरे 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 इंटरफेरेंस की तरफ शिफ्ट होंगे। और
सिस्टमेटिक समझेंगे तो वाईडीएससी तक पहुंचते पहुंचते कॉन्सेप्ट बढ़िया डेवलप हो जाएंगे। डायरेक्ट वाईडीएससी चालू कर दोगे ना तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मूले रटकर, पर जो ओवरऑल थीम है ना टॉपिक की, उससे हम दूर हट जाएंगे। लिख लिया तो अब बोलना चालू करूं? जल्दी आइए फटाफट। ये जो डायग्राम आप बना रहे हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया था और वास्तव में स्क्रीन पर क्या मिला। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कोई छोटी घटना नहीं है। इंटरफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन बड़ा जबरदस्त फिजिक्स का फंडा है और उसी को डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा इस बात को समझिएगा, दिमाग के साथ इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि किस तरह से चीजें डेवलप हुई। चलो, तो रे ऑप्टिक्स का मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा। अभी तक हमने पढ़ा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जिसे बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। जब इंटरफेस आता है, इंटरफेस का मतलब हवा से पानी में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, लेंस में जा रही है, प्रिज्म में जा रही है, बाउंड्री आती है, जब चेंज होता है तो वो क्या होता है, अपने पास से डिविएट हो जाती है और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। हमने इस पूरे चैप्टर में 3 सप्ताह मैंने आपको पढ़ाया, 18 लेक्चर में हमने कहीं नेचर ऑफ लाइट का डिस्कशन ही नहीं किया कि लाइट क्या है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडल वेव है, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करी। क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व हो गए, कहीं कोई समस्या ही नहीं आई। नीट के भी क्वेश्चन हमने सारे कर लिए 2020-2021 तक, तो मैं इसकी कहीं समस्या ही नहीं आई। हमने नेचर ऑफ लाइट को छेड़ा ही नहीं। हम सिर्फ क्या बोलते रहे, लाइट कौन है, एनर्जी, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और चैप्टर हमारा बढ़िया चलता रहा। ये हमारी समझ आ गई थी रे ऑप्टिक्स की। फिर हमने सोचा कि अगर मैं किसी एक पेपर में एक छेद करूं जिसे कहा जाता है स्लिट, और एक तरफ से प्रकाश को या लाइट को इंसिडेंट करवाऊं, तो मेरी सोच ये थी कि मुझे ऐसा आउटकम मिलना चाहिए कि बीच में तो इल्यूमिनेशन हो जाए और बाकी तरफ सब तरफ क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए। और ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि लाइट किस में जाती है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और बीच में से जो आपने स्लिट की है वहां पर इल्यूमिनेशन मिलेगा, बाकी तरफ से क्या मिलेगा, शेडो। वो आप देखते हैं अपन एक बार करके इसको। जैसे देखिएगा, ये अपन ने इसमें एक होल किया है, स्लिट किया है। अगर आप देखें, ये थोड़ी लाइट और बंद करना तो बाहर से,
अरे फिर वही बदतमीजी की तरफ क्यों ले जाते हो? यहाँ तो आर पार की बातें चल रही हैं कि सर मैं चीजों को समझना चाहता हूँ, और तुम और थोड़े आगे की फ्रंट वाली बंद कर। पकड़ लूंगा ना किसी को तो फिर छोड़ूंगा थोड़ी ना, है? समझ, कोशिश तो कर कि अगर सर आप पकड़ लोगे और मुझे वेव ऑप्टिक से बाहर निकाल दोगे, समझाएगा कौन मुझे? है? मैं तो आपने इतने बढ़िया चैप्टर 9 समझाए हैं और वेव ऑप्टिक सब जगह खत्म और हो चुका है सर, कहाँ अटेंड करूंगा जाकर? अब देखो, ये आपने पेपर पे एक स्लिट बनाई है। अब आप देखिए प्रेडिक्टेड आउटकम क्या है। आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए बीच में क्या दिख रहा है आपको, देखिए इल्यूमिनेशन दिख रहा है, बाकी सब तरफ क्या दिख रहा है? डार्क, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो। फिजिक्स में इसका नाम क्या है? शेडो। देख सकते हैं ऊपर, देखिए पेपर दिख रहा होगा आपको, बीच में क्या दिख रहा है? इल्यूमिनेशन। और वो बट ऑब्वियस है, क्यों दिख रहा है इल्यूमिनेशन बताइए? क्योंकि बीच में आपने स्लिट बना रखी है। तो आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ सर क्या होना चाहिए, बीच में इल्यूमिनेशन आ रहा है, बाकी सब तरफ क्या आ रहा है? देखें ज्योमेट्रिकल शेडो। महसूस कर पा रहे हैं क्या? यहां तक तो बात सही थी, पर अगर इस स्लिट विड्थ को छोटा 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 करते जाए और इतना छोटा कर दें कि आपका ए किस ऑर्डर का हो जाए? लैम्डा के ऑर्डर। अभी वो हमारे से संभव नहीं है, क्योंकि पता है लाइट का लैम्डा कितना होता है? रफ याद करो, विवग्योर का तुम्हें याद है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 10⁻⁻10। और अगर मैं स्लिट की विड्थ कितनी कर दूं? 10⁻⁻10। तो लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पैटर्न देखिए कैसा बन रहा है। पैटर्न पैटर्न इस तरह का बन रहा है, जबकि पैटर्न रे ऑप्टिक्स के बिहाफ पर क्या बनना चाहिए था? बीच में इल्यूमिनेशन, बाकी सब तरफ ब्लैक। ये क्या है ब्लैक? ये क्या है? ये यही तो है ज्योमेट्रिकल शेडो। ये हमने सोचा प्रिडिक्टेड आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स, पर ऐसा मिला नहीं। ऐसा मिला नहीं। कब तक मिलता? ऐसा कब तक मिलता? जब तक आपका साइज लैम्डा की तुलना में बहुत बड़ा होता। तो आज एक नई बात सीख के जाइए, ये जो आपने रे ऑप्टिक्स में 80-90 पेज भरे हैं, ये तभी तक वैलिड है जब तक आपका साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, लेंस, आपका प्रिज्म, आपका कॉन्केव लेंस, मिरर, इसका साइज लैम्डा की तुलना में बहुत ज्यादा है। तब तक लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आज पूरे चैप्टर में अगले 8-9 दिन तक जो स्लिट है इसका विड्थ देखिए तो सही, देखिए किस ऑर्डर का है? लैम्डा के ऑर्डर का है, लैम्डा के ऑर्डर का। तो लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो, जहां अंधेरा था वहां भी देखिए क्या बनने लग गए? इल्यूमिनेशन। इसे ही तो कहते हैं, जो हमने 10th 11th में याद किया था, लाइट एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शेडो। ये लाइन आज तक हमें समझ में नहीं आई, रटी हुई है। ये क्या होता है? लाइट एंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो, यही तो है। होना क्या चाहिए था बताइए? ऊपर नीचे अंधेरा। परंतु आपने स्लिट की विड्थ इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि लाइट यहां आकर सीधी नहीं जाके क्या हो गई? फैल गई। फैलना, दिस इज व्हाट डिफ्रैक्शन। लाइट स्प्रेड हो गई, और हमेशा स्प्रेड नहीं होगी। पहली शर्त बताइए, पहली शर्त इज द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। तो पूरे चैप्टर में आशीष सर वाईडीएसई में डिफ्रैक्शन में ये पहली शर्त, ए किस ऑर्डर का होगा? लैम्डा के ऑर्डर का होगा। मेरे हिसाब से मेरा मन ये कह रहा था क्या आना चाहिए था बीच में इल्यूमिनेशन और ऊपर नीचे अंधेरा, जबकि लाइट कहां एंटर कर गई बच्चों? अपने ज्योमेट्रिकल शेडो। इस लाइन को समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे बोलिए ना। लाइट एंटर्स इनटू, इसका मतलब जहां तुम अंधेरा महसूस कर रहे थे वहां भी प्रकाश दिखने लग गया, जबकि कायदे से तो प्रकाश दिखना कहां चाहिए था? बिल्कुल इस स्लिट के सामने, जैसा तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है। देखो ना, कहां दिख रहा है तुम्हें इल्यूमिनेशन? कहां दिख रहा है? ये स्लिट है, ये देखो कहां दिख रहा है? केवल जहां होल है वहीं तो दिख रहा है, बाकी बाकी चारों तरफ काला काला क्या है? यही तो है ज्योमेट्रिकल शेडो। जबकि मिला क्या? मिला क्या?
मिला ये कि लाइट अपने ज्योमेट्रिकल शेडो में क्या कर गई, एंटर कर गई। अब मैं आपको 4-5 इमेजेस दिखाता हूं रियल की, प्रैक्टिकल की, स्क्रीन की, जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये लिख लिया आपने सारा, ठीक है। अब 4-5 इमेज देखिए जिससे आपको ये फील आएगी कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। भाई पहले मुझे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स की एक बेसिक बातें पता चल जाएं, फिर चैप्टर को पढ़ने में, बेसिक थ्योरी में आपको आनंद आएगा कि इस लाइन का ही क्या मतलब है कि लाइट एंटर्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। देखें, कोशिश करता हूं कि फोटो डाउनलोड होके मैं आपको दिखा सकूं। इमेजेस आए तो बताइएगा। सेव। देखें, महसूस करें क्या हुआ। ये स्लिट, ये स्लिट देखिए, ये कौन आ रही है, लाइट आ रही है। पहली शर्त, पहली और आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए था, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर लगभग बराबर होना चाहिए। देखिए लाइट ट्रेवल नहीं करी, क्या हो गया, फैल गई। दिस इज व्हाट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। और स्क्रीन पर देखिए तो सही, आनंद आ जाएगा। होना क्या चाहिए था, बिल्कुल इसके सामने इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए था, और ऊपर नीचे डार्क अंधेरा। पर आप देखिए यहां भी ब्राइटनेस, यहां भी ब्राइटनेस, यहां भी ब्राइटनेस। इसका मतलब लाइट एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। यही है बच्चों डिफ्रैक्शन, यही है डिफ्रैक्शन। हम पढ़ते तो हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट। अरे लाइट बैंड होकर कहां चली गई, बैंड होकर कहां चली गई, बैंड होकर जहां अंधेरा था वहां पर भी उसने क्या बनाने लग गया, इल्यूमिनेशन आ गया। ये पैटर्न बनता है। ये देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है, सेंटर पे। वो तो बट ऑब्वियस है, ये इसके अलोंग ही मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए थी। और इसके बाद देखिए इंटेंसिटी लगातार कम हो रही है। जबकि रे ऑप्टिक्स क्या कह रही थी, रे ऑप्टिक्स बताइए, बिल्कुल बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमम, बाकी सब तरफ गहरा अंधेरा, गहरा अंधेरा। जबकि ये क्या कह रहा है, इंटेंसिटी बीच में के मैक्सिमम होगी और उसके बाद भी देखिए डार्क ब्राइट का पैटर्न बन रहा है। ये कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन। एक डायग्राम में आपको और फील कराता हूं जिससे आपको पता चलेगा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिएगा आ जाए इमेज तो बताइएगा, आ रही इमेज। ये देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं क्या हो रहा है, हुआ क्या। ये स्क्रीन है, स्क्रीन, इसके सामने एक स्लिट है, इसके सामने देखिए यहां तो ब्राइटनेस है ही, पर देखिए यहां 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 यहां, जबकि यहां होना क्या चाहिए था, कायदे से गहरा काला अंधेरा, ज्योमेट्रिकल शेडो होनी चाहिए थी। अब उस लाइन का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं, लाइट एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शेडो। जहां पे आप अंधेरा प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ रे ऑप्टिक्स, पर वे ऑप्टिक्स ने बातें बदल दी। अब यहां से पता चला डिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहीं से कहा जाता है जिन जिन में डिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा कौन से नेचर को कंफर्म करते हैं, वेव नेचर को। इसका मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। लाइट के पास वेव नेचर है। एक्सरे, जब एक्सरे की खोज हुई तो एक्सरे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, और जब एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो गया तो इस बात पर ठप्पा लग गया कि अच्छा एक्सरे भी कौन है, वेव नेचर। तो पहला प्रश्न उठता है पहला प्रश्न उठता है, सब जितने भी पॉइंट्स लिखाऊंगा सब पेपर के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न उठता है, डिफ्रैक्शन किस में पाया जाता है, साउंड वेव में, लाइट वेव में, ईएम वेव में, या हर प्रकार की वेव में। आंसर है दुनिया में जो वेव्स हैं उनमें डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। डे टू डे लाइफ में आपको साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन कितना मस्त सुनाई देता है।
एएसपी सर एक कमरे में पढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज दूसरे कमरे तक आ रही है। पिताजी आपके ऊपर वाले फ्लोर से चिल्ला रहे हैं, अरे ऊपर आ, और आप नीचे से दौड़ के ऊपर जा रहे हो। क्या हो रहा है? साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट हो रही है। कारण क्या है? मैं बोल रहा हूं, दरवाजे से टकरा रही है, मैं बोल रहा हूं, कैमरे से टकरा रही है, पंखे से टकरा रही है, वेव्स टकरा टकरा के क्या हो रही है? बेंड हो रही है। जबकि लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में इजी ऑब्जर्व नहीं होता। कारण बता सकते हैं? सोचिएगा इस शर्त से तो दिमाग चलना चालू होगा। सोचिएगा, लाइट के लिए ये शर्त बनाना आपके लिए और मेरे लिए संभव, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में तो संभव है, हमारे लिए क्यों नहीं संभव है? कोशिश करिए, क्यों नहीं संभव है? लाइट की वेवलेंथ है 10⁻⁻10 ऑर्डर की, -7 ऑर्डर की मीटर में अगर बात करें तो। अगर इतना ऑब्स्टिकल बनाओगे तो लाइट क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्ट। साउंड के लिए इजीली है डिफ्रैक्शन, कारण साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ का ऑर्डर है और दरवाजे का साइज, दीवार का साइज, स्पीकर का, पंखे का, इसका ऑर्डर का साइज और साउंड वेव्स की वेवलेंथ की ऑर्डर का साइज लगभग बराबर है। दैट्स व्हाई साउंड वेव्स इजीली डिफ्रैक्टेड। और एक कमरे की आवाज दूसरे कमरे में जा रही है, कारण डिफ्रैक्शन हो रहा है साउंड वेव्स का, लाइट का नहीं हो रहा। एक कमरे में आपने ऑन किया, उसका प्रकाश दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, रूम नंबर 1 में तो नहीं जा रहा, पर एएसपी सर की आवाज तो आ रही है बढ़िया साफ। कारण क्या है? साउंड वेव्स इजीली डिफ्रैक्टेड इन डे टू डे लाइफ। तो आशीष, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन ही नहीं होता। ये आपके सामने है ना, ये है ना आपके सामने, पर कहां होगा? लेबोरेटरी में। कहां होगा? जब आप ऐसी शर्त पैदा कर दोगे। तो पहली शर्त आ गई, फॉर गुड डिफ्रैक्शन the size of obstacle is the order of wavelength। अगर लाइट का कराना है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। साउंड का कराना है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो सर मैं ये सोचूं क्या, साउंड की वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ की तुलना में ज्यादा होती है? बताइए आंसर क्या होगा? यस, साउंड की वेवलेंथ लाइट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, ऑर्डर ऑफ मीटर सेंटीमीटर है। तभी तो इससे टकराकर साउंड वेव क्या हो रही है? इजीली डिफ्रैक्ट हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो लिखते जाइए पहला पॉइंट। भैया ऑन कर देना। डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड in all type of waves. Diffraction is observed in all type of waves. All type of waves. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, साउंड वेव्स, लाइट वेव, ईएम वेव्स, एक्सरेज, सब में होता है। जितनी पॉइंट्स आएंगे सारे मॉड्यूल के पुराने पेपर के क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बोलिए, डिफ्रैक्शन सभी प्रकार की वेव्स में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन डे टू डे लाइफ in day to day life the diffraction of sound waves, the diffraction of sound waves is easily observed, is easily observed। अब आपके मन में विचार भी आ रहा होगा, सर किस ऑर्डर की होती, थोड़ा आइडिया दे दो सर। वहां तो चलो हमें पता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। इसका ऑर्डर होता है बच्चों 17 मिलीमीटर से लेके 17 मीटर। तो मीटर तो काफी बड़ी रेंज है। इनकी इनकी साइज दरवाजे की, ग्लास की, पंखे की, स्पीकर की, ये भी मीटर की रेंज में है, सेंटीमीटर की रेंज में है। इसलिए साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है और लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में इजीली ऑब्जर्व नहीं होता। तो लिख लीजिएगा, क्या लाइन लिखी मुझे वापस बताइए। इजीली ऑब्जर्व ब्रैकेट में लिखिएगा, द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, the order of wavelength of sound waves is approximately
17 mm टू 17 मीटर। अगला पॉइंट लिखिए, फॉर गुड डिफ्रैक्शन, फॉर गुड डिफ्रैक्शन, बोलिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बताइए। ये लिखी हुई आपके सामने, ये रही, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल लिख लीजिए, ए इज नियरली इक्वल टू लेमडा, जहां पर ए क्या बोलोगे, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, लेमडा क्या बोलोगे, वेवलेंथ, किसकी, लाइट की या साउंड की, किसकी, जिसका डिफ्रैक्शन करवाना चाहते हो, जिसका करवाना चाहते हो, अगर साउंड का हो रहा है तो साउंड की, लाइट का सोच रहे हो तो लाइट की, वेवलेंथ ऑफ वेव। ये अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जितने स्पीकर के डायग्राम आपके बने हुए हैं किताबों में, आप वेव्स ऐसे बनाते हो, देखो आप, ये भैया ये क्या हो रहा है, समझो ना, क्यों बनाया, जिसने बनाया होगा पहली बार, बाकी तो सब नकल ही मार रहे हैं। तो स्पीकर से ये क्या है, वेव ऐसी कैसे निकल रही है, अब आपको पता चल रहा है वो क्या हो रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, साउंड वेव्स आर इजीली डिफ्रैक्टेड। और जबकि 9th-10th में जो साइंस वाले टीचर हैं वो लाइट को ऐसे बना रहे हैं, भैया ये क्या अंतर है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो लेंस से या प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है, उस समय डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ये शर्त बनाना आपके लिए और मेरे लिए डे टू डे लाइफ में संभव नहीं है। क्या ये बात ओके हुई, चलो, तो मैंने आपको एक बेसिक बात बताई कि वास्तव में डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब चलते हैं साहब हिस्ट्री में, जो 300 साल 350 साल में बात समझ में आई वो मैं आपको 15 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको समझने में 300 साल लग गए लोगों को, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा हिस्ट्री, इतिहास, समझिएगा बातों को, हिस्ट्री क्या कहती है। अब लाइट के बारे में जितना आज जान पाए हैं, 16वीं सेंचुरी में या 15वीं सेंचुरी में इतना लोगों को नहीं पता था। उस समय न्यूटन का दबदबा था, न्यूटन का बोलबाला था, जो न्यूटन कह देते थे वो बात सही थी। तो न्यूटन ने सबसे पहले हाथ आजमाया, उन्होंने न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, बिल्कुल ही बकवास थी, कोई सेंस नहीं था। उसके बाद आई जो मेन सेटिस्फैक्टरी थी बात, हाइगन्स वेव थ्योरी। अब हाइगन ने क्या क्या बातें कही वो सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी कितनी गलत बातें कही थी। हाइगन्स वेव थ्योरी, इन्होंने पहला पॉइंट कहा कि अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। आप कहोगे सर 100% गलत है, लाइट तो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ये आज हमें पता है, 16वीं सेंचुरी में नहीं पता था। हाइगन ने कहा कि लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और उसके पीछे क्या उनकी सोच रही थी, उस समय साउंड वेव की जानकारी मिल चुकी थी, और साउंड वेव के पास प्रॉपर्टीज लोगों को पता चल गई थी कि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जितनी हम आसानी से यहां बात कर रहे हैं, आपने सुना हो हम चंद्रमा पे बात नहीं कर सकते, कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अभी आप रिसेंटली चैप्टर पढ़ चुके हो मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो सोच रखकर हाइगन ने कहा कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और सिंस साउंड को मीडियम चाहिए तो उन्होंने कहा हाँ, लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की। और पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल मीडियम फैला हुआ है जिसका नाम क्या है, ईथर। ये दो इन्होंने एजम्पशन दिए। उस समय लोगों ने रोका भी, क्या भाई कैसे, ईथर क्या है, 80-90 किलोमीटर तक ही तो एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो क्या है, फ्री स्पेस है, उसके बाद तो फ्री स्पेस है, और सन की लाइट तो हमें मिल रही है।
तो ये जो आप कह रहे हो कि ईथर जरूरत है, ईथर की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, पर उन्होंने कहा कि भाई ईथर की आवश्यकता है। फिर लोगों ने क्यों बात मानी होगी, जरा सोचो आप। दोनों ही बातें गलत थी, दोनों ही बातें गलत थी, तो फिर क्यों मानी? कारण क्या था? इन्होंने एक बहुत कठिन फिनोमिना को समझा दिया था, जिसका नाम था इंटरफेरेंस, जिसका नाम था डिफ्रैक्शन। क्यों कठिन फिनोमिना है? आपने वो अभी देखा जो 4 फोटो हैं, कठिन क्यों है जरा आप सोचिए। रे ऑप्टिक्स से प्रिडिक्टेड आउटकम क्या था? बीच में इल्यूमिनेशन, बाकी सब अंधेरा। मैं आपसे 5 साल बाद आपकी डॉक्टरी हो जाएगी, फिर भी पूछूंगा ना, तो आप भूल जाओगे। आपको आप ये कहोगे, अरे सर बीच में इल्यूमिनेशन आना चाहिए, बाकी सब तरफ तो अंधेरा, क्योंकि हमारा दिमाग यही सोच पा रहा है। जबकि वास्तव में हुआ क्या? इल्यूमिनेशन बीच में भी आया, और लाइट कहां एंटर कर गई साहब? ज्योमेट्रिकल शेडो में। उन्होंने इंटरफेरेंस समझा दिया। इंटरफेरेंस छोटी मोटी घटना नहीं है। उदाहरण सोचिएगा, एक कमरे में एक बल्ब से रोशनी आई, एक बल्ब और लगा दिया। आपसे पूछूं, मैं आपके पिताजी से पूछूं, माता जी से पूछूं, तुरंत ये जवाब मिलेगा, अरे रोशनी डबल हो जाएगी भाई, 2 बल्ब लगा दिए, अब तो सर कमरा चकाचक हो जाएगा, मैं आपको ले चलता हूँ हॉस्टल कमरे में 2 बल्ब लगा के दिखा दूं। पर आपको बोलूं, नहीं बेटा, ऐसा भी संभव है कमरे में कुछ ऐसे पॉइंट हो जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाए। आपको क्या बातें कर रहे हो सर, घर चले जाओ। 2 बल्ब लगाने के बाद भी आप कह रहे हो कमरे में ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जहां अंधेरा हो जाएगा, और शायद आप समझ पा रहे हो। अरे हाँ सर, अभी कल्पित सर फ्री हुए हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाएं जहां पर फेज डिफरेंस पाई हो जाए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, वहां क्या हो जाएगा? अंधेरा। जरा आप महसूस करिए कि इंटरफेरेंस कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी ना है। क्योंकि दिमाग क्या कह रहा है, एक बल्ब से रोशनी, 2 बल्ब से रोशनी, तो पर्दे पर डबल मिलनी चाहिए, इल्यूमिनेशन डबल। जबकि 2 बल्ब से ऐसा भी संभव है, अगला पॉइंट सुनिएगा, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी इतनी मिल रही है जैसे लग रहा है कोई 4 बल्ब लगा रखे हो। सर क्या 4 बल्ब जितना भी मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? आई मैक्स, आई मैक्स √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, दोनों बल्ब आइडेंटिकल, 4I0, 4I0। तो अब जरा सोचो, आज हम ये नहीं सोच पा रहे, 16वीं सेंचुरी में इन्होंने ये बात समझा दी, इसलिए लोगों ने इनकी बात को तवज्जो दी कि अच्छा, वास्तव में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना एक्सप्लेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो काफी संतोषजनक इनको सेटिस्फैक्टरी चलता रहा कि हाँ भाई चलो ये सही कह रहे हैं। मीनवाइल एक्सपेरिमेंट चलते रहे, अलग अलग कंट्रीज में लोग एक्सपेरिमेंट करते गए, बातें चलती रही। हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था, माइकलसन मोल्ले एक्सपेरिमेंट। उन्होंने दुनिया को बता दिया ये ईथर बकवास है, कोई ईथर वीथर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, उन्होंने ये बात बता दी। मीनवाइल पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट चालू हो गए, और पता है आपको पोलराइजेशन शो सिर्फ कौन करता है? ट्रांसवर्स वेव। और एक्सपेरिमेंट करके पता चला लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। इससे किस बात पे ठप्पा लग गया? लाइट तो ट्रांसवर्स नेचर है, हाइगन ने क्या कहा था? लॉन्गिट्यूडल वेव है। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है जो आज हम जान रहे हो डायरेक्ट आ गया। आप डीएनए पढ़ते हैं, आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको पता है, वो आप चैप्टर पढ़ते हैं अपना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, उसके पहले 5-6 पेज पढ़ो, आपको लगेगा क्या गप्पे चल रही हैं कि समुद्र के किनारे ऐसे 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 धीरे डेवलपमेंट। आज पढ़ के आना एनसीईआरटी, पहले 6-7 पेज तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या बातें हो रही है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर 1, उसमें सिर्फ गप्पे ही तो हैं। उसमें ऐसे ही पता चला कि वास्तव में डेवलपमेंट हुआ कैसे। डीएनए के बारे में आप जितना जानते हैं 50 साल पहले थोड़ा जानते थे। तो डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी ये सोच थी, पर तवज्जो इसलिए मिली कि उन्होंने कठिन फिनोमिना को समझा दिया। धीरे धीरे लोगों ने और डेवलप किया, पोलराइजेशन पता चला कि पोलराइजेशन तो एक जबरदस्त फिनोमिना है जो केवल वही वेव शो करती है जो, तभी तो कहा जाता है साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। कारण बताइए? बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल नेचर, जबकि लाइट कैन बी पोलराइज। इसका मतलब ठप्पा लग गया, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। तो सब 2 बातें गलत हो गई। माइकलसन मोल्डे ने बता दिया,
कोई ईथर की आवश्यकता नहीं है। पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि लाइट वेव तो ट्रांसवर्स नेचर की है। तो अभी तो लड़ाई यही चल रही थी कि लॉन्गिट्यूडनल हो ट्रांसवर्स हो। इतने में मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने तो दुनिया ही बदल दी। मैक्सवेल ने कहा ये कुछ नहीं होता सब, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगली सेंटेंस अगर आप पकड़ लो सोमवार के दिन तो मजा आ जाएगा कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। कि वास्तव में लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तुम कहां ईथर और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में पड़े हुए, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल्फ सस्टेनेबल हैं। जिनको किसी और की आवश्यकता, सेल्फ सस्टेनेबल हैं, और इस तरह आगे से आगे आगे से आगे क्या करते रहते हैं, प्रोपोगेट। कोई इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फाइनल में बोल दिया लाइट तो वास्तव में कौन है, ट्रांसवर्स वेव है। और कैसी वेव है, ईएम वेव। थोड़ा सा लोगों को पता चला, अच्छा हाँ भाई पोलराइजेशन हो रहा है तो ट्रांसवर्स है। ईएम वेव से पता चल गया वास्तव में नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। तो लोग इस तरफ मानने लग गए। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ता गया और मजा आ गया। रिवॉल्यूशन कब हुआ, जब लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया। इसने तो क्रांति ला दी। क्योंकि अभी तक हम लड़ाई किसमें कर रहे थे, भाई तू ट्रांसवर्स कह रहा है, तू लॉन्गिट्यूडनल कह रहा है, तू ट्रांसवर्स कह रहा है, तू लॉन्गिट्यूडनल कह रहा है। अभी तो वेव वेव में लड़ाई हो रही थी। अब आ गया लाइट का कैसा नेचर, पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं किया सकता। एएसपी सर ने 3 पॉइंट लिखा रखे हैं, देखिएगा घर जाकर। वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता। किससे एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर से। तो और रिवॉल्यूशन हो गया कि अच्छा लाइट के पास तो पार्टिकल नेचर भी है। फिर धीरे धीरे शब्दों में सुधार हुआ और आज हम जिस कंक्लूजन पूछे हैं कि लाइट तो कौन है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर है। जब आपको इंटरफेरेंस समझना है, जब आपको डिफ्रैक्शन समझना है, जब आपको पोलराइजेशन समझना है, तब आप लाइट के किस नेचर को बोलोगे, सर लाइट वेव नेचर है। जब लाइट प्रोपोगेट करती है तब लाइट का वेव नेचर होता है। बट व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर, किसी से इंटरेक्शन जब होता है तब लाइट का कौन सा नेचर आता है, पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चीजें चलती गई। डी ब्रोगली भाई ने कुछ अलग ही बात कह दी। डी ब्रोगली में अलग अपने कमरे में बैठकर एक बात कह दी कि मुझे लग रहा है कि नेचर सिमेट्रिक है। नेचर सिमेट्रिक है। जिस प्रकार तुम बोल रहे हो कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, मैं बोल रहा हूं जो मैटर है उनका भी। लाइट की तो लड़ाई खत्म ही। 300 साल तो ये पता चला कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। डी ब्रोगली क्या बोल रहे हैं, तुम लाइट की बात कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, तुम, मैं, आप सब जब जब चलते हैं, जब जब हमारे साथ वेव्स एसोसिएट होती हैं जिन्हें बोलते हैं मैटर वेव्स, और उन्होंने उसका फॉर्मूला दे दिया लैम्डा बराबर h/p। मस्त रहो, p की जगह एम भी रखो, p की जगह एम भी रखो। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, आपकी, मेरी, इलेक्ट्रॉन की, सबकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। हम चल रहे तो हमारे साथ वेवलेंथ एसोसिएट है, नाम दे दिया मैटर वेव्स। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, तभी तो नाम क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और मजे की बात आप सोचिए, आप और मैं तो केवल, अरे सर 17 जुलाई पेपर बढ़िया, सरकारी मेडिकल कॉलेज, फिर पीजी और फिर नोट, बस हो गया सर जीवन, हो गया जीवन। जबकि आप वैज्ञानिक जरा आप महसूस करिए, अपना पूरा जीवन खपा देते हैं रिसर्च में, लेबोरेटरी में। और यही नहीं, आज भी चल रहा है वर्तमान में, कितने रिसर्च चल रहे हैं, कितनी पीएचडी चल रही है। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है साइंस में, मेडिकल फील्ड में, साहब ये सेल्स ढूंढा, ये नई बीमारी, ये नए डीएनए, इसका ये इलाज। तो कितना जबरदस्त रिवॉल्यूशन चलता ही जा रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है। और यही नहीं, हर जगह। थॉमसन आए, उन्होंने कहा नहीं साहब प्लम पुडिंग मॉडल होता है। रदरफोर्ड आए, अरे नहीं भाई गलती है, रदरफोर्ड मॉडल ने अपना दिया। फिर बोर आए, नहीं रदरफोर्ड तुम गलत हो भाई, तुम्हारे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को लूज करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में बढ़िया चक्कर लगा रहा है। फिर धीरे धीरे आपने पढ़ा नहीं, उसके बाद सोमरफील्ड भी आए, सोमरफील्ड ने भी आया, सोमरफील्ड ने कहा सर्कुलर ऑर्बिट ही नहीं होते,
सर्कुलर ऑर्बिट ही नहीं होते, कैसे ऑर्बिट होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो धीरे धीरे साइंस ऐसे डेवलप होती है। तो लड़ाई किसकी चल रही थी साहब? लाइट की। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जबकि डी ब्रोगली ने मैटर के साथ एक नई जंग छेड़ दी कि भाई मैटर भी वेव एसोसिएट करते हैं, और सिर्फ हाइपोथेसिस दी। डेविसन जर्मन नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रूव करके दुनिया को बता दिया कि डी ब्रोगली ने जो कहा था वो बिल्कुल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का निकल क्रिस्टल पर डिफ्रैक्शन करा दिया। लाइट निकल क्रिस्टल से टकरा के डिफ्रैक्ट हो गई, पढ़ा होगा आपने, और वो डिटेक्टर लगाया हुआ था, वहां पर इंटेंसिटी आने लग गई। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन बीम भी किसकी तरह व्यवहार कर रही है? वेव की तरह। क्योंकि मैंने अभी आपको 15 मिनट पहले बोला था, अगर कोई डिफ्रैक्शन दे रहा है, इसका मतलब कंफर्म है उसके पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि ऊपर इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो निकल क्रिस्टल से टकरा के डिफ्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब उसके पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। और यहां से बातें और आगे चलने लगी। तो ये 400 साल का इतिहास है कि हाइगन ने कहा, न्यूटन ने गलत कहा। हाइगन ने भी दोनों बातें गलत कही। पोलराइजेशन से बातें समझ में आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक से समझना है तो कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। अब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं, ये सब पेपर के क्वेश्चन है, लिखते जाइए। अगले पॉइंट पे आइए। पहले ये लिखिए, कोने वाला, पोलराइजेशन सिर्फ किस में होता है? ट्रांसवर्स वेव में। लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज, ये लिखिए। अब काम काम की जो पॉइंट्स हैं वो अपन नोट्स में ले आते हैं। सर मुझे तो अपना 17 जुलाई का काम करवा दो आप, वो मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। 17 जुलाई में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो लाइट पोलराइज हो सकती है, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज। और बच्चों, पोलराइजेशन ऐसा फिनोमिना है जो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। इसलिए तो प्रश्न आया, क्या साउंड वेव का पोलराइजेशन हो सकता है? आंसर है साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज। दुनिया में डिफ्रैक्शन तो सभी प्रकार की वेव्स में हो सकता है, पर पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होने जरूरी है। पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन, हमारा अगला चैप्टर है डिफ्रैक्शन के बाद। तो इसी में लिखिएगा ब्रैकेट में, sound waves cannot be polarized. Sound waves cannot be polarized because they are longitudinal in nature. ठीक है साहब, ये प्रश्न कवर हो गया। उसके बाद ये लिखिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये लाइट के कौन से नेचर को सपोर्ट करते हैं? वेव नेचर को। इंटरफेरेंस को पार्टिकल नेचर से नहीं समझाया जा सकता कि दो पार्टिकल आए, सुपर इम्पोज होए। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए आपके लाइट को कौन से नेचर को डोमिनेट मानना पड़ेगा? वेव नेचर को। तो ये भी पूछा जाता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये कौन से नेचर को सपोर्ट करते हैं? वेव नेचर को। उसके अगले लाइन में ये लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटा ये आपने पूरा ही पढ़ रखा है, तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है कि लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है, पैकेट्स होते हैं, इंटरेक्ट करती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। सबसे जो छोटा पैकेट होता है उसे क्वांटा बोलते हैं, उसकी एनर्जी एच होती है। तो वो मैं नहीं जा रहा हूँ, वो सर ने सब आपको लिखा रखा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है। तो सर ये बताओ लाइट का नेचर क्या है? बताइए क्या नेचर है लाइट का? आंसर है लाइट का ड्यूअल नेचर है। कब कौन सा होगा ये तो डिपेंड करेगा आप कौन से फिनोमिना को समझना चाहते हो, कौन से फिनोमिना की स्टडी करना चाहते हो। व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स, तो हम बोलते हैं कौन सा है? वेव नेचर। एंड व्हेन इन इंटरेक्ट विथ मैटर, वो भी बात लिख लीजिएगा अगला। व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स, implies wave nature। लाइन चेंज करके लिखिएगा, when it interacts with matter, when it interact
विथ मैटर। अब बताइए, एम्प्लाइज करके पार्टिकल नेचर, फिर लाइन जिनके लिखिएगा हैंस लाइट हैव ड्यूअल नेचर। इसके आगे जरूर लिखिएगा, ये दोनों बात गलत है। ये अकॉर्डिंग टू हाइगन है, आप 2 महीने बाद पढ़ो जून में लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नहीं, गलत जरूर लिखिएगा। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट तो ट्रांसवर्स वेव है, वो अकॉर्डिंग टू हाइगन है, उसको गलत जरूर लिख लेना। ईथर के पास जरूर लिख लेना, ऐसी कोई हाइपोथेटिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हाइगन की वेव थ्योरी थी। माइकलसन मोरले ने ये बात बता दी लोगों को प्रयोग करके कि ईथर नाम के मीडियम की कोई प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी बात अच्छे से लिखना, सभी पे मॉड्यूल में पुराने पेपर्स में प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ो। एक वो मैक्सवेल का नाम जरूर लीजिए, उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी लिखिए। फाइनल कॉल तो मैक्सवेल नहीं दी है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है कि लाइट वास्तव में कौन है, ट्रांसवर्स वेव। और आपने तो पूरा ईएम वेव पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बी पैदा करता है, बदलता हुआ बी ई पैदा करता है, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, ये बात भी लिखिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, light is an electromagnetic transverse wave। इसको अंडरलाइन करके ओके कर दीजिए, डायरेक्ट ये याद होना आपको चाहिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव in which electric field magnetic field and direction of propagation all are mutually perpendicular। अब 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, एक बार ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। ये 14 और 2 16 प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं इसमें। ये 16 प्रश्न है मॉड्यूल के जो आपने इस पेज पे लिखे हैं थ्योरेटिकल। एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूं, आप एक बार पढ़िए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जाना वाईडीएसई पर ही है, पर वाईडीएसई को अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा ना, आपको फील ही नहीं आएगी, आपको मजा ही नहीं आएगा। अरे सर, अब उसके लिए अभी मैं आपको एसएचएम वेव पढ़ाऊंगा आधा घंटा, कि एसएचएम वेव की मुझे क्या क्या बातें चाहिए वो आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आऊंगा वाईडीएसई पर, कि मुझे वाईडीएसई समझाने के लिए क्या क्या हथियार चाहिए, पहले उन सबको इकट्ठा कर लूं। सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लें, ताकि एक बार तो अभी दिमाग में बैठ जाए, और मॉड्यूल करेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो एक फास्ट रिकैप दे देता हूं आपको। ये जो हमने लिखा है ये लगभग 350 साल की हिस्ट्री है कि लाइट का डेवलपमेंट हुआ कैसे। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, हाइगन आए, हाइगन ने अपनी विचारधारा रखी। हाइगन का इंक्लिनेशन साउंड की तरफ था, वो साउंड के बारे में लोगों को पता था, तो उनके मन में ऐसी विचारधारा आई कि अच्छा, साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं। तो हाइगन ने कहा कि भैया लाइट भी लॉन्गिट्यूडनल है, और लाइट को चलने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम चाहिए जिसका नाम, आप कह सकते हो सर दोनों बातें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, वो तो हमें आज पता है। उस समय भी लोगों ने टोका कि यार ईथर ये क्या नई चीज है,
पर उन्होंने दो बहुत बढ़िया फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इन फिनोमेना को शानदार एक्सप्लेन कर दिया। ये मानते हो कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, तो संतोषजनक काम चलता रहा। फिर पोलराइजेशन की बात हुई, पोलराइजेशन ने तो ये बता दिया कि उन्हीं का पोलराइजेशन संभव है जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और लाइट का पोलराइजेशन हो गया, इसका मतलब लाइट तो ट्रांसवर्स वेव हो गई। एक बात पे ठप्पा लगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने यह बता दिया, अरे ईथर बकवास है, ईथर नाम की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में सन से जो हमें लाइट आ रही है करोड़ों किलोमीटर दूर से आ रही है, एटमॉस्फेयर तो 80, 90, 100 किलोमीटर तक है, उसके बाद तो क्या है, फ्री स्पेस है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ईथर नाम की केवल जो अवधारणा थी हाइगन की, वो गलत थी। उसके बाद लड़ाई चली, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कौन जीता, ट्रांसवर्स जीता। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया साहब, उसने क्या बता दिया, लाइट का तो पार्टिकल नेचर है। धीरे धीरे सब लोगों की इस बात पे कंसेंस हो गई कि अच्छा बेहतर है लाइट को क्या बोला जाए, ड्यूअल नेचर बोला जाए, जिससे सारे फिनोमेना आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिपेंड्स, अगर आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो बोलो लाइट वेव नेचर है, और अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, तो बोलो लाइट के पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर, बोले तो ड्यूअल नेचर। फिर डिफ्रैक्शन, वो आप एक्सपेरिमेंट देखिए कितना जबरदस्त था। मेरी और आपकी सोच ये थी कि सर इल्यूमिनेशन कहां मिलना चाहिए था, बीच में, और सब तरफ क्या मिलना चाहिए था, अंधेरा, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बाकी सब तरफ से तो ब्लॉक हो गई, तो सब तरफ अंधेरा मिलना चाहिए था, और मिला। आपने देखा करके, मैंने भी आपको डायग्राम बताया। परंतु जब स्क्रीन पर ऐसा किया गया और वेवलेंथ का साइज और ऑब्स्टेकल का साइज सेम ऑर्डर का लिया गया, तो लोग हैरान रह गए। क्या हुआ, जहां अंधेरा मिलना चाहिए था वहां भी लाइट दिखने लगी। तभी तो लाइट लिखी हुई, लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, लाइट एंटर्स इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या ये बात समझ में आ रही है, शैडो, जहां तुम काली परछाई महसूस कर रहे थे, वहां पे तो लाइट के ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब लाइट अपनी शैडो में एंटर कर गई। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चली, लाइट क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। दिस इज व्हाट स्प्रेडिंग। और साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में इजीली ऑब्जर्व होता है। कारण, कारण बताइए, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ लाइट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऑर्डर देखिए, मिलीमीटर मीटर, जबकि उसका है 10⁻⁷, मतलब बहुत लाइट की छोटी होती है और साउंड की बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक कमरे में आप बोल रहे हो और आपकी आवाज दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में जा रही है, क्योंकि साउंड वेव डिफ्रैक्ट हो रही है, बैंड हो रही है, कॉर्नर से बैंड होकर होकर दूसरे कमरे, तीसरे कमरे तक आवाज पहुंच रही है। क्या बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं साहब, अब चलते हैं हाइगन की थ्योरी ने एक बहुत अच्छी बात समझाई, वो था प्रोपोगेशन। लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है, तो लिखिएगा हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी। अब 15-20 मिनट कुछ फॉर्मूले हैं जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, हम उस तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पढ़ा हुआ है आपका, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, ये एनर्जी लगातार रेडिएट कर रहा है। टी समय बाद ये देखिए एनर्जी यहां पहुंच जाएगी। क्या एनर्जी ट्रेवल कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। सर कोई एग्जांपल बताइए जिसमें पता चले। वो रस्सी, आप रस्सी का एक किनारा दीवार से बांध दीजिए, दूसरा किनारा अपने हाथ में रखिए, बिल्कुल सीधा। सबसे बचपन में यही तो एक्सपेरिमेंट पहला करके बताते थे आपको। अभी रस्सी के पार्टिकल सारे बिल्कुल सीधे हैं। जैसे ही आप यहां से एनर्जी ट्रांसफर करोगे, ये मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं देखो अपने हाथ से, क्या होगा, क्या होगा, बाकायदा आपको रस्सी में वेव दिखेगी। क्या पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं क्या? आंसर है नहीं, पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं। पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। वेव जा रही है आगे, कौन सी वेव हो गई? ट्रांसवर्स। इसलिए तो कहते हैं रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स ट्रांसवर्स वेव हैं। जबकि मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से जो यहाँ पार्टिकल्स हैं
वो ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, और वो एनर्जी आगे से आगे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। अभी ये जो रस्सी का पार्टिकल था यही था, मैंने यहां से एनर्जी दी, ये मैं एनर्जी दे रहा हूं, यही तो एनर्जी क्या हो रही है, आगे से आगे पार्टिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। वेव क्या है, वेव प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। मैंने इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसको डिस्टर्ब किया, परंतु ये डिस्टरबेंस इसके पास नहीं रहा, कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, आगे से आगे शिफ्ट हो रहा है। यही तो वेव है, बेसिक परिभाषा वेव की यही है, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। वो ताश के पत्ते आप लाइन से ऐसे इंक्लाइन कर दीजिए, 100, एक को गिरा दीजिए, बस क्या होगा, आपने वीडियो देखा हो, खुद महसूस किया हो, एक के बाद सब लाइन गिरती जाएगी। क्या ये वेव है, आंसर है हाँ, ये वेव ही तो है। आपने पहले को डिस्टर्ब किया था, और वो डिस्टरबेंस उसने आगे से आगे क्या कर दिया, प्रोपोगेट कर दिया। असेंबली में खड़े होके जो आप धक्के लगाते थे, वो वेव मोशन है, वो वेव मोशन है। आप असेंबली में लाइन से खड़े हैं और आप धक्का लगा रहे हैं, और सोचिए अगर कोई रिजिड नहीं है और बिल्कुल सब इलास्टिक हैं, पूरे के पूरे इलास्टिसिटी है मीडियम में, आगे से आगे वो धक्का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यही तो वेव मोशन है। तो ये एनर्जी आगे से आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जरा सोचिएगा, इससे x दूरी पर स्थित ये जो पार्टिकल्स हैं, क्या इनको एनर्जी बच्चों एक साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, महसूस करिए। और ये स्फीयर दिख रहा है या सर्कल है, स्फीयर है, 3 डायमेंशन है, ये पॉइंट सोर्स। इससे जो एनर्जी जा रही है वो सर्कल में नहीं, वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और अगली लाइन सुनिए ध्यान से, इन पार्टिकल्स को एनर्जी एक साथ मिलेगी, और ये जब ये ऑसिलेट करेंगे ना, तो इनका फेज सेम रहेगा। अब प्रश्न होता है, बहुत कठिन शब्द है फेज, ये फेज सेम होने का क्या मतलब है। आप एसी पढ़ के आ चुके हैं, क्यों ना उससे आप मिलाओ कि हाँ सर, प्योर आर में आपने बताया था फेज डिफरेंस 0, क्या मायने हैं 0 के, ये वोल्टेज का ग्राफ और यही करंट का ग्राफ, बता सकते हैं क्या मायने हैं। दोनों साथ 0 होते हैं, साथ मैक्सिमम होते हैं, साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, बोले तो साथ साथ चलते हैं, यही तो कहलाता है बोथ आर इन सेम फेज। हम बोल तो रहे हैं बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, मतलब क्या है बोथ आर इन सेम फेज, इसका मतलब ये सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम पे जाएंगे, एक साथ मीन पर आएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, सबका ऑसिलेशन एक ही फेज में चल रहा है, इसका मतलब ऑल आर इन सेम फेज। और ऐसी सरफेस जिस पे सारे पार्टिकल का फेज सेम होता है, हाइगन ने कहा उसका नाम क्या है, वेव फ्रंट। क्या बोला, वेव फ्रंट। तो कौन है वेव फ्रंट, ऐसी सरफेस जिस पर स्थित सभी पार्टिकल का फेज सेम है। फेज सेम का मतलब है ये ऑसिलेशन जो हो रहा है, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, सब एक साथ मैक्सिमा, एक साथ 0, एक साथ मिनिमा, इसे बोला वेव फ्रंट। अब जो इन्होंने बढ़िया बात समझाई कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो सुनिएगा। उन्होंने कहा वेव फ्रंट पर ये उपस्थित सैकड़ों पॉइंट्स एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और ये अपना खुद का एक वेव फ्रंट बनाते हैं। और ये वेव फ्रंट को जब आप टेंजेंशियली मिला दोगे तो आपको नई पोजीशन पता चल जाएगी। पहले ये जो वेव फ्रंट यहां था, अब देखिए ट्रेवल होकर आगे आ गया। फिर से सुनिए एक बार और, इस वेव फ्रंट पर उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्या सबका फेज सेम है, आंसर है यस। इन्होंने सबने अपना 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 क्या पैदा किया, खुद का वेव फ्रंट पैदा किया। और इनको जब आप टेंजेंशियली मिला दोगे, देन यू विल गेट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, और आपको महसूस हो रहा होगा एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है। ये समझाने का तरीका है। इन रियलिटी कोई वेव फ्रंट थोड़ी ना है। आप तो अब समझदार हो गए हो, अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो आप बोलोगे लाइट तो फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल कर रही है। इंटरफेरेंस की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे, वेव नेचर है, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये तो पैटर्न है समझाने का। उन्होंने कैसे समझाया उस समय दुनिया को कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है,
इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। किसी भी समय उस पे जो पॉइंट्स हैं वो अपना खुद का एक नया वेव फ्रंट पैदा करते हैं। इसे बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये अपना खुद का क्या पैदा कर रहे हैं, वेव फ्रंट। इन सबको आप टेंजेंशियली मिला दोगे तो आपको पता चलेगा लाइट कैसे आगे से आगे ट्रेवल कर रही है। अब आपको चाहिए इंटेंसिटी। अच्छा वेव फ्रंट कैसा है, शेप बताइए, शेप स्फेरिकल। ये अब सवाल बनने चालू हो गए पेपर के। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। इसकी इंटेंसिटी चाहिए, सोच के बताइए। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, लेट रेडियस है इसकी आर। तो बताइए जो एनर्जी है वो पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या 4 पाई आर स्क्वायर में हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर में। तो इंटेंसिटी आ गई बच्चों P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर ने सवाल भी कराए हैं, देखना आप। पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्स। अगर मैं दूरी को दुगना कर दूं तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाती है। वहां 2 इफेक्ट सिखाए थे सर ने, एक इंटेंसिटी इफेक्ट और एक फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। पढ़िएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से चेंज करने से तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, जबकि इंटेंसिटी को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदलती है। तो इंटेंसिटी इफेक्ट ये था। अब बताइए अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, मैं कल्पित सर के पास चलता हूं। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड चाहिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, बताइए क्या आएगा, बताइए 1/r। तो ये 3 बातें आपको पेपर के लिए याद होनी चाहिए। पहली बात, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। 4 पॉइंट सोर्स वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, 4 पॉइंट सोर्स वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब खटाखट आगे जोड़ दीजिए, अब समय नहीं लगेगा। सोचिए अगर लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा, सिलेंड्रिकल। जल्दी से इसकी इंटेंसिटी बोलने की कोशिश करिए। लंबाई है L और दूरी है ये रेडियस R। तो इंटेंसिटी होती है बच्चों पावर अपॉन एरिया। 10th क्लास से सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट का एरिया 2 पाई RH और H नहीं L। यहां इंटेंसिटी R के इनवर्स। कौन सा सोर्स, लाइन सोर्स। लिखना चालू करो। अब थोड़े थोड़े फॉर्मूले आने लग गए, चीजें अभी क्लियर हो रही हैं। बेस तैयार कर रहे हैं ताकि हम कल YDSC को बढ़िया अटैक कर सकें। तो हाइगन ने वेव प्रोपोगेशन बहुत बढ़िया समझाया उस समय। हाँ, आज ये बात दूसरे तरीके से हम बोलते हैं कि सर फोटोन से मिलकर बनी है। फोटॉन्स, अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां EM वेव बोल देंगे। पर उस समय के लिए ये था वेव फ्रंट के रूप में एक्सप्लेनेशन। मिटाऊं क्या, थोड़ा तेज लिखिए। जितनी बात कॉपी में आ रही है उन सब पे सवाल है, सब पे न्यूमेरिकल है। तो एक एक बात को ध्यान से समझ के फिर लिखना, फिर आगे बढ़ना। तो वेव फ्रंट को बोलो, कौन होता है वेव फ्रंट, बोलो। ऐसे सरफेस जिन पर उपस्थित सभी पार्टिकल्स का फेज सेम होता है। वो सब एक साथ एनर्जी गेन कर रहे हैं, एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमा पे जा रहे हैं, एक साथ मिनिमा पर आ रहे हैं। और सबको आप टेंजेंशियली ज्वाइन कर दोगे तो आपको न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मिल जाएगी। एक खास बात और यहां याद करिए, अगर मैं रे बनाऊंगा, रे बताइए, रे
रे आप बनाएंगे ऐसी, सोर्स से निकलती हुई, और महसूस करिए रे हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल। चेक करो, आप प्रॉपर्टी जानते हो, स्फेरिकल का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। रे बना के देखिए, आपको महसूस हो जाएगी रे हमेशा नॉर्मल टू द वेव फ्रंट होती है। रे हमेशा लिख लीजिएगा वहां पर, रे ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, और बनाइएगा डायग्राम में, रे ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। बोलो, बढ़े आगे। लाइन सोर्स, इसका वेव फ्रंट बताइए कैसा है? सिलेंड्रिकल। और तीसरा आपको याद हो तो वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। पूरा चैप्टर ऐसा नहीं है, परेशान मत होइए, पहले 40 मिनट ही ऐसे बस। इसके बाद एसएचएम वेव की बात आएगी, फिर अगले 3 दिन वाईडीएसई चलेगा, 100% न्यूमेरिकल। पर ये सब एक बार गो थ्रू होना जरूरी है, जिससे छोटे छोटे सवाल जो मेरे थ्योरेटिकल हैं वो भी 100% कवर हो जाए। इसको मिटा दूं, इस वाले डायग्राम को। इसमें आपने रे बनानी, रे, रे बहुत जरूरी है, 90 डिग्री हाईलाइट करिएगा। और वो मैंने लाइन लिखा है वो जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन आएंगे अभी उस पर। रे ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, हाईलाइट कर लेना उसको स्टार लगा के, प्रश्न आएगा उस पर अभी। 90 डिग्री दिखाइएगा डायग्राम में। चलो, अब आते हैं प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, बहुत दूर से आ रही है, मान लो सन से लाइट आ रही है, स्टार से आ रही है, तो हम सभी बोलते हैं अच्छा स्टार से आ रही है, पैरेलल आ रही होगी, ये लाइट आ रही है साहब पैरेलल। रे बना दिया आपने। छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, 2 प्रश्न आते हैं वेव ऑप्टिक्स के, 4 और 2, नहीं तो 3 और 2, ऐसा रहता है। 2 आते हैं इसमें से, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और आसान है। कल छुट्टी है, काम करिएगा ज्यादा पढ़ाई का, 12-13 घंटे का आउटपुट निकालिए, तब मजा है कि सर मंगलवार को छुट्टी है, बुधवार को आए तो हर बच्चे पर एक बढ़िया सेटिस्फैक्ट्री जवाब हो, नहीं सर मैं 12-13 घंटे पढ़कर आया हूँ, उसमें से 3 घंटे, 3.5 घंटे रखिए एनसीईआरटी बायो, स्पेशली एनसीईआरटी बायो, बस और कुछ नहीं। जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना, अंत में पढ़ेंगे समस्या होगी, वो चीज पढ़िए जो आपको सबसे कठिन लगती है, क्योंकि अभी प्रेशर तुलनात्मक कम है, ये समय के साथ बढ़ेगा, आपको भी पता है, मई में, जून के एंड में। तो जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं वो अंत में याद ही नहीं होगी। कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो प्लांट डाइवर्सिटी हो सकती है, वो इकोलॉजी हो सकती है, कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक हो सकता है जिससे आप भागते हो, सबका कोई ना कोई तो ऐसा हिस्सा है, तो वो उसको पढ़ो। 4 पेज का ही टारगेट रखो, सर मैं तो 4 पेज पढ़ूंगा बस, या 4 पेज तो 3 घंटे में बहुत बढ़िया पढ़े जा सकते हैं, अंडरलाइन कर करके, एक एक बात समझ समझ कर। तो थोड़ा सा अपने आप को सोच कर जाइए, प्लान करके जाइए कि मेरा बायो में जो सबसे कमजोर टॉपिक है उसके लिए मैं कल 3-3.5 घंटे दूंगा। मंडे वाला, संडे वाला माइनर भी दूर है, सेमी मेजर 13 तारीख से है, कल वाला बीच में एक ऑफ आ रहा है, उस ऑफ की छुट्टी का फायदा उठाइए, और ऐसा टॉपिक छांट के रखिए घर जाते समय कि हाँ यार ये टॉपिक है, आशीष सर ने कहा था इसमें मैं बहुत अपने आप को भागता हूँ यार, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ये शब्द नीट नहीं मानेगी ना,
ये तो आप मुझे बोल सकते हो सर, आप 6 महीने से मेरे साथ हो, आप मुझको समझ सकते हो सर, कुछ अच्छे लगते हैं कुछ अच्छे नहीं लगते। तो सर ऐसा होता है, टॉपिक में भी होता है, कोई टॉपिक मेरा बढ़िया तैयार है, कोई कमजोर है। आपके साथ भी ऐसा है, जैसे आपके सारे ही वीक है, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी। तो किसी का कोई टॉपिक अच्छा होता है, किसी का वीक होता है। तो ऐसे ही है, बायो में भी आपके साथ ऐसा ही है, कुछ टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं, तो जो कमजोर है उन पे अटैक करिए, तब मजा है पढ़ने में। सही सोचिएगा इस बात को। अब आते हैं इस बात पर, प्लेन वेव फ्रंट, लाइट अगर बहुत दूर से आ रही हो, बहुत दूर से आ रही हो तो कहा जाता है पैरेलल आ रही है। इसका वेव फ्रंट बना सकते हैं, वेव फ्रंट कैसा होगा, कोशिश करिए तो। परपेंडिकुलर होता है, कोशिश करो। 90 90 90 90 90, देखिए कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। लाइट रे है 90 90 90 90 90, प्लेन वेव। अब हाइगन वेव थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। सर इस पे तो बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे, हाँ, वो अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा कर रहे होंगे, फिर इनको टेंजेंशियली आप मिला देंगे, फिर ये अपने आप को पैदा करेंगे, फिर आप इनको टेंजेंशियली मिला देंगे। इस तरह से वेव फ्रंट क्या कर रहा है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। क्या बात क्लियर है क्या? जरा मजे की बात आप ध्यान से सुनिए, इसमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं। इसमें तो वेरी कर रहे थे, क्या क्यों वेरी करते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं रफ। ये सोर्स है, पहले आप यहां थे, कुछ समय बाद आप यहां आ गए, कुछ समय बाद एनर्जी यहां आ गई। महसूस करिए क्वालिटेटिवली, क्या आपका एरिया बढ़ता जा रहा है क्या, जिसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? इसमें महसूस करिए आपका एरिया कहां बढ़ रहा है। टी समय दिया आपने, 10-10 सेकंड दिए, टाइम बराबर दिया, 10 सेकंड में इतना चला, अगले 10 सेकंड में क्या इसका एरिया वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? आप कोशिश करके देखिए, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जबकि आप यहां से यहां आ गए तो लाइट जिस स्फीयर में बट रही थी उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगली लाइन समझिएगा, आपकी कंसेप्चुअल और बढ़िया होंगे। ये होती है वेव की इक्वेशन। आपने देखा हो, आज घर के जाके नहीं तो चेक करिएगा, एक्सरसाइज 2 में वेव में उन्होंने हर शब्द के आगे एक प्लेन शब्द लिखा हुआ है। आज आप देखना नीट के सवालों में, अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अ प्लेन वेव, प्लेन वेव। अरे प्लेन प्लेन शब्द क्या लिखा हुआ होता है, आज समझ के जाइए। क्योंकि ये है ना, ये एम्पलीट्यूड आपने क्या माना है, कांस्टेंट। टी बराबर 5 सेकंड रखोगे, एक्स 10 रखोगे, टी बदलोगे, एक्स बदलोगे, पर क्या ए वही रहता है या चेंज होता रहता है? वही रहता है। इसलिए बच्चों क्या लिखते हैं, प्लेन वेव। प्लेन वेव का मतलब किससे जुड़ा हुआ है, प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए लिखा रहता है। हर शब्द का मतलब है। आप तो कंपेयर करके और 4 नंबर आ गए सर, हटो। पर प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, प्लेन हर वेव क्या लिखा हुआ, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन वेव, प्लेन। ये प्लेन क्या शब्द है, प्लेन का मतलब है जो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। नहीं तो अदरवाइज सोचिए ना, ये होता, ये तो दूरी के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो भी दूरी के साथ बदल रहा है। जबकि आप तो कहते थे 10वीं से पढ़ रहे हो, अरे ये 10 है तो ये हमेशा 10 रहेगा। ये तो 10 क्यों रहेगा, क्या कारण है भाई 10 रहेगा? क्योंकि ये कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स। अब दूसरी बात मन में और आती है साहब, सर आप कह रहे हो डिस्टेंट सोर्स, मान लो स्टार से आ रही है, सन से लाइट आ रही है, पर सर स्टार से जब लाइट ओरिजिनेट होके आ रही होगी तो वेव फ्रंट कैसा रहा होगा, सोच के बताइए। स्फेरिकल, स्फेरिकल रहा होगा। पर आप कह रहे हो वेव फ्रंट तो कैसा है, प्लेन। क्या आप बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा होगा? कारण सुनिए, ये स्टार है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो जो वेव फ्रंट है धीरे 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 इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। हम एक छोटे से हिस्से की बात करेंगे, तो बताइए ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। अगला एग्जांपल सुनना, आपको मजा आ जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा हूं या बाहर कोरल पार्क में ग्राउंड देख रहा हूं, अरे सर खेत एकदम आगे से आगे बिल्कुल प्लेन दिख रहे हैं सर, क्रिकेट स्टेडियम प्लेन दिख रहा है।
जबकि मैं घर आके जब ग्रेविटेशन पढ़ता हूं तो मास्टर अर्थ ऐसी गोल गोल ही बनाता है। ये तो बड़ा कठिन है सर। ये वाला आदमी तो चलो फिर रह लेता होगा, इस आदमी को सोचो आप, इसका जीवन कितना कठिन है। अगर सुबह उठकर पैर इधर फिसल जाए तो ये तो सर नीचे साउथ पोल पे रुकेगा जाकर। जेन्युइन प्रॉब्लम है। पांचवी छठी वाले बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि हाँ बात तो सही है, अर्थ तो स्फीयर है, पढ़ा रहे हैं सब, किताब में लिखा हुआ है ओवल शेप है, स्फीयर शेप है, तो फिर तो एकदम कर्व्ड होना चाहिए। जबकि मैं क्रिकेट स्टेडियम देख रहा हूँ, सुपथ है, बिल्डिंग है, बाहर पार्क है, अपने हॉस्टल बने हुए हैं, सरफेस तो कैसी है, प्लेन। फिर ये क्या पढ़ा रहे हैं। अब आपकी समझदारी बढ़ चुकी है। इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, 6400 किलोमीटर। तो आप और मैं जो सरफेस देख रहे हैं कहीं भी, वो कैसी है, प्लेन। अगला सेंटेंस सुनिए, साउथ पोल पर भी अगर सुपथ बनाया जाए, कोरल पार्क बनाया जाए, तो बताइए कैसा आएगा, बिल्कुल प्लेन आएगा, बिल्कुल। चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां बनाओ, सदर्न में बनाओ, कहीं भी बनाओ, बिल्कुल सरफेसेस कैसी आएंगी, प्लेन आएगी। कारण बताइए, कारण, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। इसमें दिमाग लगाइए। जैसे पानी की बोतल बढ़िया कर्व्ड दिख रही है, हाँ सर सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड है, पर मैं आपको बोल रहा हूं एक छोटा सा डॉट 1 mm इंटू 1 mm आप कहीं भी बना दीजिए, कर्व्ड पर, नीचे, सर्कल पे, इधर, 1 mm इंटू 1 mm का पोर्शन कैसा रहेगा, वो प्लेन ही रहेगा। कहीं भी बनाइए, इस कर्व्ड बनाइए, इधर बनाइए, यहां जहां कर्वेचर चेंज हो रहा है वहां बनाइए, कहीं भी बनाइए, 1 mm इंटू 1 mm की सरफेस प्लेन सरफेस ही रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही तो बात है। 6400 किलोमीटर है, आप और मैं तो कितना, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, तो वो सरफेस उसकी तुलना में कैसी है, प्लेन। अब लगाइए बात यहां पर, बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो इतना बड़ा हो गया है, हमारे पर जो पहुंच रहा है वो हमें कैसा महसूस हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। बोलिए क्या ये बात क्लियर है क्या। तो 3 तरह के वेव फ्रंट पर हमने बात खत्म करी है। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल, एंड लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, वो कैसा है, प्लेन। अब मैंने आपको कहा था सर वेव फ्रंट में न्यूमेरिकल सवाल कैसा आता है, डायग्राम वाला सवाल बढ़िया आता है, वो आप देखना कैसा। पहले तो मुझे आप इसके वेव फ्रंट बना के बताओ। ये जैसे पैरेलल है, ये डाइवर्जिंग लाइट है, ये कन्वर्जिंग है, बना सकते हैं इनके वेव फ्रंट, बड़े आसान। एक शब्द, बस एक शब्द, क्या, परपेंडिकुलर। देखते जाइएगा, परपेंडिकुलर, इतनी बढ़िया टेक्निक, परपेंडिकुलर, 90 90 90 90, लो साहब खत्म। इस पे 90 90 बनाइएगा ध्यान से, 90 90, ये 90, ये 90, ये देखिए, एक बना देंगे फिर तो अगला आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, ये ऐसा बनेगा। इसमें सोचिएगा, इसमें 90 बनाना है, 90, एक लाइन बनाइएगा बस 90 की, इस तरह से कोशिश करिए बनाने की। वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें सिखाता हूं आपको कि इससे कितनी बातें समझ में आती हैं, क्यों हाइगन की वेव थ्योरी को इतना इतना सेटिस्फैक्ट्री के साथ इन्होंने लाइट वेव को समझाया, कितने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल बात इनकी गलत थी, हाँ ईथर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव फ्रंट से इन्होंने काफी बातों को एक्सप्लेन कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताता हूं कैसा प्रश्न आता है पेपर में। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट आ रही है, तो सर ये तो मैं 10वीं से बना रहा हूं, इसमें क्या है, लाइट आएगी, कॉन्वेक्स है, क्या करेगा, कन्वर्ज। यहाँ कन्वर्ज होकर रुकेगा थोड़ी ना सर, ये आगे चली जाएगी, इस तरह से होगा। क्या इनके वेव फ्रंट बना सकते हैं आप, कोशिश करिए, बनाइए वेव फ्रंट।
फिर एक इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाता हूं, बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर लेता हूँ एक बार। भैया वो बीच में कुछ फोटोज दिखाई थी पढ़ाई से संबंधित, सही बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हाइगन वेव थ्योरी की बात समझ में आ गई थी क्या? एक बार चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, ये एक लेंस का डायग्राम बनाया गया 10th क्लास वाला, मुझे ना इसमें वेव फ्रंट डिजाइन करना है। तो कोशिश करिए वेव फ्रंट बनाने की। शब्द याद रखिएगा, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइट के। एक बार ईथर समझा दो। अरे ईथर तो बकवास है, उसको क्या समझा दे। ईथर तो एक हाइपोथेटिकल था भाई, तो अपने मन से कार्बोक्सिलिक एसिड रख ले उसका नाम। ईथर होता है ना, ऑर्गेनिक में होता है ना ईथर। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन रख ले भाई। वो तो केवल एक अवधारणा थी। उन्होंने कहा था जिस प्रकार साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लाइट को भी चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो पूरे यूनिवर्स में है ईथर। जबकि माइकलसन मोर्ले ने इस बात को बता दिया था कि ईथर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पूछा तो ईथर पूछा भाई, वेरी गुड। चलो अब देखना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने वेव फ्रंट तो बना लिया होगा, अब आप देखना वेव फ्रंट परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, पक्का एक बना लिया आपने ये वेव। इसमें बताइए, अच्छे से बनाइएगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई भी पॉइंट खींचो आप परपेंडिकुलर फील कर लीजिएगा, ये ऐसा। ये बताइए परपेंडिकुलर, ये देखिए वेव फ्रंट इस तरह से सिकुड़ रहा है। इसका बताए क्यों सिकुड़ रहा है, बताइए। क्योंकि लाइट कन्वर्ज हो रही है और फिर डाइवर्ज हो रही है। अब एक अगला पॉइंट देखना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, अगर आपने बात कभी समझी हो इस तरीके से। आप देखना बच्चों, और कोशिश करना 2-3 बार बात समझ में आ जाए। ये वेव फ्रंट है, इस पे सारे पार्टिकल क्या एक ही फेज में है? ये वेव फ्रंट किस पर इंसिडेंट हुआ? लेंस पर। और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसा हो गया। ये जो मैं नीले रंग से बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? पार्टिकल्स। आप जरा सोचो, ये पार्टिकल आगे निकल गया, सब यहां साथ में थे, सबको टाइम भी बराबर ही दिया है, पर ये आगे निकल गए और ये कहां रह गया? पीछे। ये कहां निकल गए? आगे। ऐसा महसूस है जैसे मेरी शर्ट है, यहां से ये वाले पार्टिकल देखिए आप ऐसे, ये वाले पार्टिकल की तुलना में ये पार्टिकल कहां रह गया? ये पीछे रह गया। देखिए, एक तो ऐसा है बिल्कुल प्लेन, सारे पार्टिकल मेरे साथ ही हैं। ये देखिए, ऐसा हो गया वेव फ्रंट का नेचर। तो ये वाला पार्टिकल ऊपर वाले की तुलना में, मानते हैं क्या? ऐसा क्यों हो गया? मजेदार बात है, सुनिएगा। ये पार्टिकल सबसे ज्यादा कांच के अंदर रहा, और कांच के अंदर रहने के कारण इसकी स्पीड होती है कम। सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड तो नहीं बोलेंगे, स्पीड तो सबकी कम हुई, पर इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। और स्पीड कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऊपर वालों की तुलना में कहां रह गया? पीछे रह गया। महसूस करिए, ट्रैफिक है और भीड़ भी ज्यादा है, ट्रैफिक है, भीड़ भी है और स्पीड भी कम है, तो कहां डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचोगे? लेट पहुंचोगे ना। स्पीड कम हो गई ट्रैफिक के कारण, उसको यहां कंपेयर करिए, कांच में जाने के कारण स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, और डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है। इसका मतलब आप पार्टिकल अपने कॉरेस्पॉन्ड पार्टिकल से कहां रह गए? पीछे। जबकि यहां सब साथ थे। और उल्टा बनाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसमें कोशिश करिए, जो मैं बात बोल रहा हूं यहां पर आपको और महसूस होगी। बनाइए, ये पैरेलल लाइट आई, आप देखना, ये पैरेलल लाइट आई। अब क्या करेगा? ये डाइवर्ज करेगा।
कोशिश करके बनाओ इसका वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, और जो बात मैंने बोली वो यहाँ फिर आप इसको क्रॉस मैच करना कि हाँ सर मुझे बात फिर समझ में आ रही है। कोशिश करो इसका वेव फ्रंट बनाने की, वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करो। हमेशा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। भूख थकान सबके साथ है, सब सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, इसलिए इसलिए मतलब समझा नहीं, मैं भी तो आया हूँ, पहली क्लास ली है 7 बजे। क्या टिफिन नहीं लेकर आया? टिफिन की क्या जरूरत है आपको, जाऊंगा खाना खा के। चलो सही है, तो 2:15 छोड़ेंगे, सही है। कल छुट्टी है ही पूरी, घर पे आराम से ही पढ़ना है, सही है? चलो पढ़े, अभी अभी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अभी और चीजें बढ़िया हो जाएंगी, कहीं समस्या नहीं है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन आने वाला है, जो कठिन हिस्सा था ना 6 दिन का, वो अपने सब निपटा लिया। जो थ्योरेटिकल पार्ट था, बायो जिसे बोलते हैं, बायो खत्म कर दिया अपन ने। अब बताइए, हाँ चाय समोसा सब मंगवा दूंगा, आप चिंता नहीं कर। अब मुझे जल्दी से बताएं, प्लेन वेव फ्रंट यहाँ है क्या? इसका बताइए, इसका क्या फैलता हुआ होगा इस तरह से? अब आप जो मैं बोल रहा हूँ वो बात यहाँ चेक कर पा रहे हैं क्या? महसूस करो, देखो कौन पार्टिकल पास में और कौन दूर है। देखो ये आगे निकल गया, और देखो ये वाला पीछे रह गया। पूछो क्यों पीछे रह गया? देखो, क्योंकि ये आगे निकल गया, क्योंकि इसने तो बहुत कम दूरी कांच के अंदर चली, इसने कांच में ज्यादा ट्रेवल किया है और स्पीड कम थी, तो रिलेटिवली अपने साथियों से कहां रह गया, पीछे रह गया। 2 बार पेपर में बनाने को आया हुआ है एम्स में। 4 ऑप्शन होते हैं, पूछा जाता है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रंट बताइए। क्या वेव फ्रंट वाली बात आप समझ सकते हैं? और कितना बढ़िया जुगाड़ है, हर जगह 90-90 डिग्री पर क्या खींच लो, एक लाइन खींच लो, सबको मिला दो, कभी गलत नहीं होगा। बढ़े आगे, चलिए अब मैं आपको 20-25 मिनट एसएचएम वेव की बात समझा देता हूँ। हेडिंग डालिए, एसएचएम वेव ओवरव्यू। जो मुझे चाहिए, जिससे मैं अपना वाईडीएससी बढ़िया समझा सकता हूँ, वो बातें मैं एसएचएम वेव की आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्योंकि ये बोलने में मजा नहीं है, ये तो पढ़ रखा है, ये तो आप पढ़ ही लेना, जरूरत ही नहीं ना, सारी बात सीख लो, ताकि अपने मोमेंटम में रुकावट ना आए, अपन सारी बातें वैसे ही समझ पाए। अब सुनना, तो इक्वेशन लिख रहा हूं और कोशिश करना कि सर मैं इसमें अंतर बता पाऊं, और थोड़ा पढ़ाई की तरफ आइए। गप्पे इधर उधर की बातें बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई की तरफ आइए और डेडिकेशन बढ़ाइए। ये 2 इक्वेशन है बच्चों, लिख लीजिए पहले। लास्ट चैप्टर है 10वां, इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर मैग्नेट मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी रे वेव है 10वां। तो लास्ट चैप्टर है, तो सबसे बढ़िया तैयार करना है। अंत भला तो सब भला है, तो इसको सबसे शानदार पढ़ाऊंगा। जो पिछले 9 चैप्टर पढ़ाए हैं ना, उससे और बेहतरीन पढ़िए। कि मेरा एक एक सवाल के साथ सर यूं फीलिंग जुड़ी हुई है, इतना फंडामेंटल पढ़िए। सामान्य बच्चा वेव ऑप्टिक्स के केवल फॉर्मूले याद करता है, आपके पास एक ओवरव्यू होगा ना, आप देखना वाईडीएससी के सवाल इतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और उससे आपको एसएचएम वेव में भी फायदा मिलेगा। पहले मुझे अंतर बताइए, अंतर क्या है? कोई हाथ खड़ा करके बता सके अंतर, कि हाँ सर मैं सही बोल सकता हूँ, कोशिश टूटे फूटा सही चलेगा। हाँ भैया, तेज बोल। हाँ, और क्या बोल सकते हैं ऐड? हाँ सही है भाई, इतना आपने जो बोला वो सही था, इसमें और थोड़ी जानकारी। सही है, चलो ठीक है, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो। हाँ
चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इन सबकी बातों को आपको कमेंट करके बताता हूँ। जो मुझे शब्द चाहिए आप शायद सुन चुके हो वो, ये तो है किसी पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन, ओनली फॉर वन पार्टिकल जो ऐसे एसएचएम कर रहा है, वाई जीरो, वाई प्लस ए, वाई माइनस ए, ऐसे एसएचएम कर रहा है। बोलो मानते हो क्या? ये पता है क्या है? शब्द सुनिएगा, ये लाखों पार्टिकल की इक्वेशन है, लाखों। एक वेव, ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूं जो ट्रेवल कर रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एसएचएम। अब मान लो मुझे राम की बात करनी है। हाँ सर राम कहाँ है? सर एक्स बराबर 5 मीटर पर है। क्या कर दोगे पता है? एक्स की जगह 5 रख दोगे, इस पार्टिकल की क्या आ जाएगी? एसएचएम की इक्वेशन। अब आपको जो टाइम चाहिए, टी बराबर 3, टी बराबर 3 पे उसका एसएचएम, टी बराबर 5 पर। अब मुझे अनिल की बात करनी है। अरे सर अनिल कहां पर है? एक्स बराबर 12 मीटर पर है, एक्स बराबर 12 रख दो। कहां पहुंच गए? अनिल पर। अब अनिल क्या कर रहा है? लगातार एसएचएम कर रहा है। किसी भी क्षण पर आप उसका क्या निकाल सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट। दोनों में अंतर है, फिर समझिए, गहराई से समझिए, तभी मजा है सब्जेक्ट का। ये तो एक पार्टिकल की है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, टी बराबर 1 पे इधर है, टी बराबर 2 पे इधर है, फिर पीक पे चला गया, फिर ओरिजिन पे आ गया, फिर माइनस पे चला गया। ये किसी पार्टिकल की है। ये किसकी है? पार्टिकल की नहीं, उस पूरे वेव में जितने अनंत पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं सबकी एक साथ। आप बोलो जिसकी बात करें। सर अपन तो बात करो सर एक्स बराबर 18 मीटर पर। लो साहब एक्स बराबर 18 पर, 18 पे ले लिया। जैसे एक्स 18 रख दोगे उसकी एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी, उसकी एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसको भी आप बता सकते हो इसके टी बराबर 0 पे क्या हाल है। एक्स 18 रख दो, टी 0 रख दो, आपको उसका क्या मिल जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब इस इक्वेशन से पूरे सभी पार्टिकल का पोस्टमार्टम कर सकते हो कि कौन सा पार्टिकल किस समय कहां पर है। एक्स बराबर 12 मीटर पर टी बराबर 2 सेकंड पे क्या हो रहा है? एक्स 12 रखो, टी 2 रखो, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वो पार्टिकल उस समय कहां पर प्रेजेंट है। बोली हाँ है क्या? मैं क्या समझाना है मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। अब मुझे बताना है एक सुपर पोजिशन। अब सुपर पोजिशन क्या होता है? जैसे मेरे पास दो इक्वेशन है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3, दूसरी है साहब एक्स बराबर माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6। अब मुझे इनका सुपर पोजिशन करना है साहब। अगर आप इसको टिक्नोमेट्री से करने बैठ गए तो आपकी जान निकल जाएगी, एक पूरा पेज भर जाएगा। अब आप देखो फेजर से काम कितना जल्दी होता है, सर ने आपको समझाया भी है, मैं आपको वापस समझा देता हूं। साइन यहां, कॉस यहां, माइनस साइन यहां, कितना जल्दी होगा। आप देखो फेजर क्या जादुई चीज है। और मैंने आपको सिखाया था फेजर एक टूल है उन चीजों को डील करने का जो कैसे वेरी करती हैं साइनोसोडली। साइनोसोडली का मतलब होता है साइन और कोसाइन दोनों। साइनोसोडल का ये मतलब होता है केवल साइन, साइन और कोसाइन दोनों। अब इसको पहले बनाना देखना, नहीं तो ट्रेडिशनल क्या कहता है, अरे दोनों को पहले साइन में कन्वर्ट करो फिर सोचो। कुछ जरूरत नहीं है, शानदार तरीका है। क्या है? साइन, साइन पे गए, कहां है? माइनस, माइनस मतलब पीछे, कितना पीछे? 60, ये बना दिया साहब पहला। एम्पलीट्यूड ए या 3 मान लो, ये 3, कितना पीछे? 60। बोलो पहला बन गया क्या सही? ये तो पता है आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉक में पॉजिटिव आता है, क्लॉक में नेगेटिव। वापिस देखो फिर से। सर ये बताओ सर, धीरे धीरे आओ, पहले पकड़ो कौन? कॉस, कॉस में भी पकड़ो, माइनस कॉस पे गए, बोलो हाँ है। फिर बताओ क्या है? प्लस, प्लस का मतलब कहां? आगे, कितना आगे? कितना आगे? 30 डिग्री आगे। अरे सर ये तो यहीं आ गया, डायरेक्ट आंसर कितना? 6, डायरेक्ट आंसर 6। नहीं तो आप मैथ से करोगे पूरा एक पेज भरेगा, साइन ए माइनस बी, कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, जोड़ोगे, एलसीएम लोगे, ट्रांसफर करोगे, एक बार में आंसर आ गया। सर थोड़ा ऊपर से चला गया सर, एक बार और बताओ सर। आजा और देख, परेशान क्यों होता है?
ए साइन ओमेगा टी प्लस 60, y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी -30। अब ये बनाना है साहब, कोशिश करते हैं क्या होगा, आइए कोशिश करें। यहां कौन साइन, यहां माइनस साइन, यहां कॉस, यहां माइनस कॉस। तसल्ली से देखिएगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। पढ़ाना वाईडीएसई है, पर ये पुरानी सारी चीजें खोद खोद के पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा वाईडीएसई परफेक्ट चलेगा कल एकदम स्मूथ। क्योंकि वहां भी मुझे 2 एसएचएम का क्या कराना है, सुपरपोजिशन। क्यों आवश्यकता है बता दूं, ये देखो, ये S1 और ये S2, S1 से लाइट आएगी, S2 से लाइट आएगी, और दोनों एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, सुपरपोजिशन तो करेंगे। इसलिए सिखा रहा हूं सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। आइए महसूस करते हैं, आराम से देखिएगा। बोलिए, साइन पे हाथ रखा, ये रहा साइन, कहां है +60, बताओ कहां होगा +60, आगे एंटी क्लॉकवाइज आगे। कितना एम्पलीट्यूड ए कितने पर 60 पे। बोल पहला ओके है क्या, तसल्ली से देख ले, पहला ओके है क्या, साइन और +60। दूसरे पे आओ सर, कोशिश करो सर, पेन का रंग बदल देता हूं सर, पेन का रंग बदल। बोल माइनस का साइन, माइनस का साइन इधर, और माइनस का 30, तो पीछे या आगे, पीछे। एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है, क्लॉक में कम। कितना 30। बता एंगल कितना हो गया, एंगल ओरली बता सकते, ओरली ए और ए 90 पर हो। 13 नवंबर फेस चालू हुआ था, वेक्टर एएसपी सर, 2 बराबर 90 डिग्री पे √2 है, 60 डिग्री पे हो √3 है, 0 डिग्री पे 2 है। आप कहो तो टेबल बना दूं पूरी, टेबल बना दूं पूरी। 90 पे √2 है आता है, 60 पे √3, और अपोजिट होते हैं तो 0, और 0 डिग्री पे होते हैं तो 2 है। याद करिए, ये सुपर पोजिशन है, इन सब की आवश्यकता पढ़ने वाली है सवालों में। कोई एक लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो, इन दोनों में अंतर समझिएगा, अभी काम में लूंगा। ये पार्टिकल का एसएचएम है, ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर स्थित पार्टिकल का एसएचएम, आप इससे पता लगा सकते हो। लिखते चलो, दोनों एग्जांपल मत लिखो, समय की कमी है, समय पे छोड़ना, ये बात ध्यान रखना, लेट नहीं करूंगा, इसलिए थोड़ा तेज लिखिएगा। ये एक्स्ट्रा एसएचएम वेव की बात है, इसलिए समय ले रहा हूं। वाईडीएसई डायरेक्ट चालू करने में थोड़ी सी कठिनाई रहती है, सवाल सवाल हो जाएंगे आपसे, पर आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। सर एलटी का टाइम बढ़ा दो, बंद हो जाएगा। अरे नहीं बंद होगा भाई, बढ़वा दिया था टाइम, बोल दिया था 2:15 तक का। ठीक है, परेशान मत हो। नहीं नहीं बंद होगा, चिंता नहीं करें। बोलो मिटाऊं कि आगे बढ़ूं, अब बस लास्ट बात पे आ चुका हूं। अब जितनी बार इस बार जितने बोर्ड पे लिख दिया जाएगा वही फाइनल है, उसके बाद आप घर चले जाइएगा। रुकिएगा, मैं बोलूं मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मत रुकना। मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, वाईडीएससी इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आया है, आप मत रुकिएगा, आप घर चले जाइएगा। सही, चलिए। अरे अभी नहीं, अभी और पढ़ाऊंगा आधा। अच्छा पानी लेकर आ जा, लिखे मिटा दूं क्या भाई, ये वाला साइन प्लस साइन पढ़ा हुआ तो है ना, ये बता दिया होगा सर ने। ये साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमेशा, प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होगा तो पीछे। और इससे कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है पता है, एक जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, अरे यार पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या पहले दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो, फिर फेजर लगाएंगे, इससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। अब
ऑलमोस्ट हम YDSC के अब कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो अब काम में लेने वाले हैं, और एक बढ़िया टर्म आपको सिखा के आज भेजना चाहता हूं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। पढ़ा हुआ आप सब में है, पर उसको और अच्छे लेवल पे सिखा के भेजता हूं कि कोहेरेंट इनकोहेरेंट की आवश्यकता क्यों है, क्यों कोहेरेंट इनकोहेरेंट के बगैर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, क्या आवश्यकता है, वो सब आपको सिखा के भेजना है। बोलिए, मिटा दूंगा सारा। चलो, अब आप देखना, जो जो अब शब्द बोलूंगा ना, अब आप सारी बातों को क्या रिलेट कर पाओगे, इसलिए सारी बातें सुनी। अब सब पेन पेंसिल छोड़िए, अब एक बार बढ़िया देखिए। ये मेरे पास एक कोई लाइट सोर्स S1, ठीक है, ये लगातार एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट। ये एनर्जी पहुंच रही है P पर, P है x1 दूरी पर। अब कठिन शब्द सुनिए, तब आप जुड़ पाओगे। पता है, ये सन से या S1 सोर्स से जो एनर्जी निकली, वो पार्टिकल P को अपने अकॉर्डिंग ऑसिलेट करवाएगी। वाक्य कठिन है, फिर पकड़िएगा। रस्सी, रस्सी को आपने सीधा पकड़ रखा था, ये कोई पार्टिकल रस्सी पर अभी यही है। अब मैं पता क्या कर रहा हूं, यहां से एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूं। अब बताइए, क्या उस पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा? होगा ना। किसके अकॉर्डिंग होगा? जिस फ्रीक्वेंसी से मैं कर रहा हूं। देखो, अगर मैं ऐसे कर रहा होता तो धीरे होगा। ये बताइए, मतलब इस पार्टिकल का SHM कौन डिसाइड कर रहा है? मैं डिसाइड कर रहा हूं। बोले तो सोर्स। सेंटेंस फिर से सुनिएगा। इस पार्टिकल पर एनर्जी पहुंचेगी, ये पार्टिकल ऑसिलेट करने वाला है आशीष सर, किसके अकॉर्डिंग? S1 के अकॉर्डिंग। लेट इसकी फ्रीक्वेंसी ω1 है, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कितना होगा? लिखूंगा, समझिएगा। Y बराबर A साइन ओमेगा, नहीं ω1, K नहीं K1, दूरी x1, एंड लेट द इनिशियल फेज इज फाई। क्या ये समझ में आया क्या लिखा? Y बराबर A साइन ओमेगा t माइनस KX, पर X नहीं x1। क्यों x1? क्यों? मैं x1 दूरी पर स्थित राम की बात कर रहा था। सही बात है। अब दूसरी बात सुनिएगा, जबरदस्त। लो साहब, अब एक दूसरा सोर्स भी लिया है, ये S2, इसकी फ्रीक्वेंसी ω2। ये भी अपनी एनर्जी को कहां भेजना चाहता है? P पर। अब बताइए, क्या ये भी P को अपने अकॉर्डिंग SHM करवाएगा? कोशिश तो करेगा, क्योंकि ये भी तो एनर्जी भेज रहा है। इसके हिसाब से क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? Y बराबर A1 A2 मान लीजिए, तो साइन ओमेगा नहीं ω2, के नहीं। अच्छा सर, के अलग अलग क्यों है, ये भी बता दो। अरे वेव मोशन जिंदाबाद। के बराबर 2π/λ होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो लैम्डा भी अलग अलग होगा। ठीक है सर। x नहीं x2, क्योंकि देख दूरी x2 है, दूरी x2 है। K2 x2 प्लस लेट इनिशियल फेज इज 5। अब बताइए, P किसको कहना मानेगा? S1 का या S2 का? नाउ द वर्ड कम्स सुपरपोजिशन। भाई आप पढ़ तो रहे हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्वेश्चन भी कर रहे हो, पर है क्या? यहां P पर दो तरफ से एनर्जी आ रही है। S1 कह रहा है भैया मेरे अकॉर्डिंग SHM कर, मैं वाइब्रेशन डिसाइड करूंगा तेरा। S2 क्या कह रहा है? मैं वाइब्रेशन डिसाइड करूंगा तेरा। अब ये किसकी कमांड को फॉलो करेगा? ये ना S1 की ना S2 की। क्या करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है? कहानी समझिए और यहां से सोचिए। हम धीरे धीरे यहां बढ़ रहे हैं, यहां से रिलेट करिए। ये S1 ये S2, S1 से वेव निकलेगी, ये अपनी एनर्जी को P पे पहुंचाएगा, ये S2 से अपनी एनर्जी को P पे पहुंचाएगा। तो P किसको कहना मानेगा? P मानेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। इसलिए वो मैंने आपको डायग्राम समझाया था कि 2 SHM का सुपरपोजिशन कैसे करते हैं। कहानी को उस तरफ ले जाना चाहता हूं मैं, खींच खींच कर, बातों को समझाकर। अब आप देखना, ये इसका क्या है? ये इसका है फेज, मानते हैं? ये क्या है? ये इसका फेज है।
अब मैं चाहता हूं, लास्ट कॉल है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं फेज डिफरेंस, बताओ क्या करूं, घटा दूं? घटा दो। फेज ओमेगा 2t माइनस k2x2 प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा 1t माइनस k1x1 प्लस फाई 1। इसको इसमें से घटाओगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो k1 प्लस वाली टर्म पहले लिख देता हूं, और ये फाई 2 और ये माइनस प्लस माइनस। क्या ये फेज डिफरेंस आ गया क्या? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते जाइए। छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दीजिए, मजा आता जाएगा। क्या ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदल रहा है या कांस्टेंट है? कैसे पता चला? अरे सर क्या बात कर दी, टाइम डिपेंडेंट टर्म है। 5 सेकंड पे लग होगा, 10 पे लग होगा, 12 पे लग होगा, 13 पे लग होगा। फेज डिफरेंस टाइम के साथ, मुझे चाहिए बच्चों फेज डिफरेंस कांस्टेंट। पहला प्रश्न ये उठ गया, सर क्यों भाई, क्यों चाहिए कांस्टेंट? कारण सुनिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ध्यान से देखो बच्चों, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पर। किसी पर्दे पर अगर कहीं ब्लैक स्पॉट बन रहा है, जिसे आप बोलोगे कल जाके ब्लैक फ्रिंज, परसों, तो ब्लैक फ्रिंज का मतलब क्या है? वहां पर मिनीमा आ रहा है, और वो मिनीमा हमेशा मिनीमा रहे। अगर फेज डिफरेंस बदलता हो गया तो सोचो क्या होगा? फाई लगातार बदलता रहेगा, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, कभी ब्राइट, कभी डार्क। आप उस इंटरफेरेंस की स्टडी नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो इंटरफेरेंस सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का क्या मतलब? जहां काला स्पॉट बन रहा है, हमेशा वहां काला स्पॉट बने, ताकि आप उसका अध्ययन कर सको। और इंटेंसिटी को वहां कांस्टेंट रखने के लिए मैक्सिमा है तो मैक्सिमा, मिनिमा है तो मिनिमा, बीच की है तो बीच की, पर वो कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब फाई बदले या ना बदले? ना बदले। ठीक है सर, कर दो। ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 कर देते हैं, हटाओ बीमारी, दोनों को ओमेगा क्या कर दें? सेम। बताइए क्या होगा? ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्या बचेगा बताइए? के कॉम, अच्छा ओमेगा सेम होती के भी सेम हो जाएगा क्या? सोचो क्यों? फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा, तो के कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? x1 माइनस x2। सर आपकी चाहत पूरी हो गई। फेज डिफरेंस सीम्स टू बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। नहीं भाइयों, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों सर, इसने क्या बिगाड़ा है? ये तो इनिशियल फेज है, किसी का 30 है तो 30 ही रहेगा, किसी का 45 है तो 45 है, तो इनिशियल फेज है। यही पंगा है। हम बात कर रहे हैं लाइट की, और जो लाइट हमें मिलती है ना बच्चों, वो मिलती है